हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम करेंगे एमीन्स का सुपर फास्ट रिवीजन। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। एमीन्स को, एमीन्स क्या होते हैं आप जानते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया होते हैं। अमोनिया NH3 होता है, ठीक है। इसमें से अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई एल्काइल ग्रुप आ जाए तो क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अमीन बन जाएगा। इट इज 1 डिग्री अमीन, राइट। अगर अब एक और एल्काइल ग्रुप आ जाए और दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, मैंने यहाँ पर इस वाले को किया है, तो आपको 2 डिग्री अमीन मिल जाएगा। और अगर हम तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें तो 3 डिग्री अमीन मिल जाएगा। और अगर एक और एल्काइल ग्रुप आ जाए, अब हाइड्रोजन तो है नहीं यहाँ पर रिप्लेस करने के लिए, तो क्या होगा, जो ये लोन पेयर है वो डोनेट कर दिया जाएगा, मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा एक चौथे एल्काइल ग्रुप के साथ। और ये जो बनेगा इसको हम कहेंगे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम इसलिए कह रहे हैं, ईएम मतलब पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, राइट। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हम एमीन्स में क्लासिफाई कर सकते हैं एमीन्स को। और ये आपस में क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बनाते हैं। 1 डिग्री अमीन अपना एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, 2 डिग्री अमीन अलग फंक्शनल ग्रुप है, 3 डिग्री अमीन अलग फंक्शनल ग्रुप है, राइट। एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं वहां पर भी अमीन प्रेजेंट होता है। एरोमेटिक अमीन्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एराइल अमीन्स एंड एर एल्काइल अमीन्स। एराइल अमीन्स अगर डायरेक्ट रिंग के साथ नाइट्रोजन या NH2 जो ग्रुप है वो डायरेक्ट रिंग के साथ जुड़ा होता है, जैसे कि एनिलीन के केस में, है ना। तो एनिलीन हमारा कैसा एमीन है, एरोमेटिक एमीन है और एराइल एमीन है। और एर एल्काइल एमीन कैसे होते हैं, एर मतलब ये एरीन और एल्काइल मतलब एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है वो साइड चेन के साथ बॉन्डेड होता है, जैसे बेंजाइल एमीन, इट इज अ बेंजाइल ग्रुप। नाइट्रोजन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, किसके साथ अटैच है, साइड चेन के साथ अटैच है, तब इसको हम क्या कहेंगे, एर एल्काइल एमीन कहेंगे। तो ये हमने सिंपल सा क्लासिफिकेशन देखा एमीन्स का। एमीन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होती है एमीन की स्ट्रक्चर। देखो बेटा, एमीन में मैंने यहाँ पर 1 डिग्री एमीन बनाया है, कोई भी ले लो आप, 2 डिग्री ले लो, 3 डिग्री ले लो, सब में क्या है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, राइट। और 3 जो बॉन्ड हैं वो एक दूसरे से 120 सॉरी जो 3 बॉन्ड है एक दूसरे से 107 डिग्री पर हैं, ठीक है। 107 डिग्री पर, जैसे मान लो ये नाइट्रोजन एटम है, इस नाइट्रोजन एटम के साथ ये 3, इस तरह से ये 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 इधर और तीसरा इधर। और इन हर एक 3 एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, सेंट्रल एटम और 2 के बीच में 107 डिग्री, इस सेंट्रल एटम और इन दोनों के बीच में 107 डिग्री, इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन और R के बीच में भी 107 डिग्री, ठीक है। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, अमोनिया हो या एमीन्स हो, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करने की वजह से इनकी जो शेप होनी चाहिए वो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। टेट्राहेड्रल नहीं होती है, क्या होती है, पिरामिडल होती है। पिरामिडल होती है, पिरामिडल इसलिए होती है क्योंकि ये जो यहाँ पर एक चौथा जो ग्रुप है, चौथा जो एटम है वो एब्सेंट है, उसकी जगह क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने की वजह से जो साइड के जो ये एटम है वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, पिरामिडल शेप हो जाती है और बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो जाता है। sp3 में बॉन्ड एंगल क्या होता है, 109 डिग्री होता है, बट अमीन में और अमोनिया में क्या होता है, 107 डिग्री होता है, राइट। उसका रीजन क्या है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं, इसका कैसे बना सकते हैं। देखिए अभी मैंने यहां पर क्या किया था, अमोनिया में से एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था। तो कैसे रिप्लेस करते हैं बेटा, इस पर अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा देते हैं। तो जब अल्काइल हैलाइड और अमोनिया की रिएक्शन कराई जाती है, इस रिएक्शन को हम अमोनोलाइसिस भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अमोनोलाइसिस भी बोलते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो जब हमने अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराई अमोनिया पे, तो अल्काइल हैलाइड ने क्या किया, यहां से एक हाइड्रोजन लेकर HX बाहर निकल गया, RNH2 बन गया, 1 डिग्री अमीन। दोबारा अल्काइल हैलाइड की करेंगे तो 2 डिग्री अमीन बन जाएगा, फिर ऐसे 3 डिग्री बन जाएगा, क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाएगा। तो हम अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टार कर लेंगे। यहां पर ये हम क्या बना रहे हैं, ये क्या चीज है, इट इज अ नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का अगर रिडक्शन करा दिया जाए तो एनिलीन बन जाता है, मतलब एरोमेटिक अमीन बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है रिएक्शन, नाइट्रोबेंजीन से जब हम एनिलीन बनाते हैं तो हम यहाँ पर टिन और HCl के साथ रिडक्शन कर सकते हैं, आयरन HCl के साथ रिडक्शन कर सकते हैं, सिंपल हाइड्रोजन ले सकते हैं मेटल के साथ, निकिल पैलेडियम या प्लेटिनम के साथ।
इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो जो ये एनिलीन है वो बहुत सारे कन्वर्जन में यूज होगी, आपको नाइट्रो के साथ दे देगा, एनिलीन बनवाएगा और फिर से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनवाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यहां से एक क्वेश्चन आता है, वो पूछता है कि भाई TnHCl से भी बना सकते हैं, FeHCl से भी बना सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं FeHCl से अगर हम बनाते हैं तो इट कंसीडर्ड एज बेस्ट मेथड। आयरन स्क्रैप अगर यूज करते हो आप HCl के साथ, एसिड के साथ, तो ये अच्छा मेथड माना जाता है। उसका रीजन ये होता है, मैंने आपको रीजनिंग क्वेश्चन कराए हैं हर एक चैप्टर की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप चेक कर लेना। मैं यहाँ पर रीजन बता रही हूँ। आयरन और HCl से जब हम बनाते हैं तो जो आयरन स्क्रैप होता है ये HCl के साथ हाइड्रोलाइज हो जाता है ना, और क्या बना लेता है, FeOH का होल थ्राइस बनाता है, और फिर फर्दर ये फिर दोबारा HCl के साथ रिएक्ट करके FeCl2 बनाता है, और इस रिएक्शन में HCl प्रिपेयर होता है। तो HCl इन situ प्रिपेयर होता है। जब वो इन situ बनता है तो हमें सिर्फ रिएक्शन इनिशिएट करने के लिए HCl की जरूरत होती है, कम अमाउंट की जरूरत होती है HCl की। तो बेटा जब हमें कम कैटलिस्ट लेना पड़ रहा है, अमाउंट जो है कैटलिस्ट का वो कम लेना पड़े और हमें ईल्ड अच्छी मिल जाए, तो इस तरह के मेथड को अच्छा मेथड मानते हैं। तो इसीलिए जब हम नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन आयरन स्क्रैप और HCl के साथ करते हैं तो वो अच्छा मेथड, सुटेबल मेथड माना जाता है। नेक्स्ट है, हम नाइट्राइल का अगर रिडक्शन कर दें, इसके लिए हम अच्छे वाला रिड्यूसिंग एजेंट, कौन है अच्छे वाला रिड्यूसिंग एजेंट? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मैंने आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड भी पढ़ाया था एल्डिहाइड और कीटोन में। सोडियम बोरोहाइड्राइड CN का रिडक्शन नहीं करता, राइट, वो CHO का रिडक्शन कर देगा लेकिन CN का नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे जो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। ये क्या करेगा, नाइट्राइल को बेटा 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट कर देगा। अगर हम आइसोनाइट्राइल लें, देखो नाइट्रोजन यहाँ पर बीच में है तो यहाँ पर 2 डिग्री अमीन हमें मिल जाएगा अगर हम इसका सेम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन कराएं। अगर हम एक और कंपाउंड है एमाइड, एसिड का डेरिवेटिव है ये, है ना, इसका अगर हम रिडक्शन कर दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ या फिर सोडियम और इथाइल अल्कोहल के साथ, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री अमीन मिल जाएगा। तो हम इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री अमीन को बना सकते हैं। अब हम दो फटाफट नेम रिएक्शन देखते हैं। एक है हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट नेम रिएक्शन की फॉर्म में आ जाती है, आपको ABC की फॉर्म में कंप्लीट करने के लिए आ जाती है, या फिर आपसे कन्वर्जन के बीच में कहीं पे बनवा लेता है। तो क्या होता है इस रिएक्शन में, एमाइड के साथ ये रिएक्शन स्टार्ट होती है, मतलब एमाइड से हमें क्या बनाना है, 1 डिग्री अमीन। पहली बात, ये 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन है, इससे केवल 1 डिग्री अमीन ही बनेगा। 1 डिग्री अमीन को किससे प्रिपेयर कर सकते हैं, हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। हाफमैन साइंटिस्ट का नाम है, नाम से समझ में आ रहा है, देखो आगे लिखा है ब्रोमामाइड, एमाइड यूज कर रहे हैं और ब्रोमीन यूज कर रहे हैं, बेसिक कंडीशन में रिएक्शन हो रही। तो कैसे याद करेंगे, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन को ब्रोमामाइड, एमाइड और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे और बेसिक कंडीशन में कराएंगे। तो RCONH2 की रिएक्शन Br2 के साथ बेसिक कंडीशन में KOH लेंगे तो हमें 1 डिग्री अमीन मिलेगा। साथ में जो ये KOH है ये KBr बना देगा, Br2 के साथ रिएक्ट करके K2CO3 बना देगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। याद रखेंगे 1 डिग्री अमीन ही बनता है इस रिएक्शन से। एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों अमीन बन सकते हैं लेकिन 1 डिग्री अमीन बनेगा। अच्छा, एक और यहाँ पर पॉइंट टू रिमेंबर है, स्टार कर लेंगे इस रिएक्शन को भी और एक और स्टार लगाएंगे। बेटा यहाँ पे ये जो कार्बन है देखो एमाइड का, ये कार्बन एज अ K2CO3 निकल गया, तो कार्बन नंबर डिक्रीज करने की रिएक्शन है, इट इज अ स्टेप डाउन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेप डाउन रिएक्शन है, एक कार्बन कम हो जाएगा जब हम एमाइड से एमीन बनाएंगे। एक और रिएक्शन देखते हैं, इट इज ऑल्सो अ नेम रिएक्शन, इसको हम कहते हैं थैलामाइड रिएक्शन। थैलामाइड रिएक्शन नाम इसमें भी आपको बता रहा है कि भाई थैलामाइड लेना है रिएक्शन में। थैलामाइड इज अ रिएक्टेंट, है ना, थैलामाइड का हम क्या करते हैं, इट इज अ थैलामाइड। थैलामाइड की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे, अल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे दूसरा रिएजेंट, और थर्ड रिएजेंट उस पर फिर वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो हमें एमीन मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ तो ये थैलामाइड में H हटकर K आ जाएगा। उसके बाद RX की रिएक्शन कराएंगे तो बेटा यहाँ पर KX बाहर निकल जाएगा और R आ जाएगा, और फिर फर्दर इसका अगर आप हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो आपको थैलिक एसिड और 1 डिग्री अमीन मिलता है। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर सिर्फ एलिफेटिक अमीन मिलते हैं, सिर्फ एलिफेटिक
एमीन मिलेंगे यहाँ पे, तो स्टार लगा लेंगे इस चीज पर। तो आपने देखा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताए। यहाँ पर मैंने बताया आयरन स्क्रैप बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन में। यहाँ मैंने बताया कि ब्रोमामाइड रिएक्शन है, 1 डिग्री एमीन बनाएगा, स्टेप डाउन बनाएगा, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों बनेंगे। थैलामाइड रिएक्शन में क्या याद रखना है आपको कि यहाँ पर सिर्फ एलिफेटिक एमीन बनेगा, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इसीलिए केवल एलिफेटिक बनता है, एरोमेटिक पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया? यहां तक हमने बात कर ली मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली बात हम करेंगे सॉल्युबिलिटी की। जो लोअर एमीन्स होते हैं दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि जो एमीन्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं वाटर के साथ, राइट। तो मेन यहाँ पर जो कीवर्ड आएगा वो क्या आएगा, सॉल्युबिलिटी का रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन जैसे जैसे एमीन हाइयर होते जाएंगे, यानी कि उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। उसका कारण क्या होता है कि जो नॉन पोलर पार्ट है, यानी कि जो एल्काइल पार्ट है वो इंक्रीज होगा, नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की जो ससेप्टिबिलिटी है वो डिक्रीज होगी, और सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आपको मैं बहुत बार हर एक वीडियो में ये बात समझाती हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट में आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोवेलेंट बॉन्ड तो वहां प्रेजेंट होगा ही, साथ में वहां देखना होता है आपको कि क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, क्या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पे बन रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक और एडिशनल बॉन्डिंग हो गई वहां पे। तो जब हम एमीन्स की बात करते हैं तो ये हमें पता है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री अगर ऑर्डर निकाले, 1 डिग्री एमीन का सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री एमीन एंड देन 3 डिग्री एमीन। ऐसा क्यों होता है? 1 डिग्री में बेटा 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 डिग्री में 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट, और 3 डिग्री में तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एक्सटेंट, जो एक्सटेंट क्या है, ज्यादा है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ ज्यादा है, यहाँ पर इससे कम है, और यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री एमीन का सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। अमोनिया से ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट एमीन्स का, नहीं सॉरी, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि अमोनिया में तो 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर हम हाइड्रोकार्बन और एमीन्स के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करेंगे तो एमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कंपैरेटिव टू हाइड्रोकार्बन। रीजन आपको पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, और हाइड्रोकार्बन में कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट होती है, वॉन्डरवॉल फोर्सेस। वॉन्डरवॉल फोर्सेस तो सबसे वीक फोर्स होती है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से एमीन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। अगर हम कंपेयर करें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन, ईथर, एमीन, एल्कोहल और एसिड, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले अगर हम ये सारे फंक्शनल ग्रुप ले लें और इनके बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है एसिड का होगा, फिर एल्कोहल का होगा, फिर एमीन का होगा, फिर ईथर का होगा, फिर एल्केन का होगा। मैम एमीन्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और एसिड्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो एमीन का कम क्यों है? क्योंकि बेटा एल्कोहल और एसिड में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वहां पर OH बॉन्ड पोलर है, जो कि ज्यादा पोलर होता है, मोर पोलर OH बॉन्ड होता है। जब देखो ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, लेकिन जो एमीन्स में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो नाइट्रोजन की वजह से हो रही है। तो जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो इसके कंपैरिजन में कम पोलर है, इसलिए एमीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से पीछे हो जाता है, ठीक है। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है, और एल्केन के अंदर वॉन्डरवॉल फोर्सेस है, यहाँ पर डाइपोल डाइपोल होती है, लेकिन एल्डिहाइड से कमजोर डाइपोल डाइपोल होती है, और एल्केन में क्या है, वॉन्डरवॉल फोर्सेस है। अगर आपको फोर्सेस याद रहती हैं तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाओगे। मैं बार बार आपको एक बात बोलती हूँ कि बेटा ऑर्गेनिक में जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जितनी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है, जितनी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, उतनी ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन है कि क्यों ज्यादा एसिड है, क्यों ज्यादा बेसिक है, क्या वो एक्सटेंट क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ये सारे क्वेश्चन। इसीलिए रीजनिंग के क्वेश्चन जरूर करके जाएंगे, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैंने सारे चैप्टर के रीजनिंग के क्वेश्चन वहां कराए हैं। अब हम बेसिक नेचर की बात कर लेते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का। मतलब अगर आप एमीन्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बेसिक नेचर आपको पढ़ना ही है। बेसिक नेचर, जब मैंने एमीन की आपको स्ट्रक्चर समझाई थी तो मैंने बताया था नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। अब लोन पेयर है तो ये लोन पेयर डोनेट कर देता है और लिविस बेस की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ये लिविस बेस होते हैं। ये क्या होते हैं, ये लिविस बेस होते हैं, राइट। OH नहीं है, ये OH नेगेटिव नहीं देता, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। अब अगर अमोनिया और एमीन में कंपेयर करें कि बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, तो बेटा एमीन्स की ज्यादा होगी। उसका कारण क्या है कि इस नाइट्रोजन के साथ, मैं यहाँ स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ आपको, ये R है, ये H है, ये H है, ये एक एमीन है,
ये एक अमोनिया है जिसमें तीनों हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है और कह रहा है कि भाई और ज्यादा डोनेट करो। यहाँ पर कोई फर्क नहीं डाल रही है तीनों हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, इसीलिए ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा। अब कंपेयर करें अगर 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अमीन में, तो देखिए यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है, गैसियस फेज में पूछ रहा है या एक्वस फेज में पूछ रहा है। अगर गैसियस फेज में आपसे कंपैरिजन करा रहा है बेसिसिटी ऑफ 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अमीन का, तो वहां एक फैक्टर काम करता है, दैट इज आई इफेक्ट। जितना ज्यादा आई इफेक्ट उतनी ज्यादा बेसिसिटी, जो बात हमने यहाँ पर भी की थी। 3 आर लग जाएंगे तो और ज्यादा डोनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो 3 डिग्री अमीन सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। लेकिन ये सिर्फ गैसियस फेज या फिर नॉन एक्वस सॉल्वेंट अगर है उसी में ही ट्रू है। अगर उसने एक्वस में आपसे पूछा है तो एक्वस में बेटा 2 डिग्री एमीन की बेसिसिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर 2 फैक्टर काम करते हैं, प्लस आई इफेक्ट भी काम करता है, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी काम करती है क्योंकि सॉल्वेंट है, ठीक है। वहां पर एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन है पूछ रहा है तो वाटर है, पोलर सॉल्वेंट है, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी काम करेगा, एक और फैक्टर भी काम करेगा, स्टेरिक इफेक्ट। तो 3 फैक्टर वहां पे काम करते हैं, कौन कौन से, प्लस आई इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट। और तीनों का मिलकर रिजल्ट क्या निकलता है कि 2 डिग्री अमीन की बेसिसिटी ज्यादा होती है इन एक्वस फेज। तो 2 डिग्री अमीन की ज्यादा होती है, लेकिन अगर आपको जनरल पूछा है तो आप क्या ट्रेंड देंगे, आप कहेंगे 2 डिग्री अमीन की सबसे ज्यादा, देन 3 डिग्री एंड 1 डिग्री, ठीक है। 3 डिग्री एंड 1 डिग्री ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा एल्काइल ग्रुप है। जी हाँ, एल्काइल, मैंने स्टेरिक इफेक्ट भी बोला है ना, तो जैसे ही एल्काइल ग्रुप की नेचर चेंज होगी, एल्काइल ग्रुप चेंज होगा, तो स्टेरिक फैक्टर का भी इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। देखते हैं हम यहाँ पे कि अगर हमने मिथाइल लिया हुआ है, आर हमारा मिथाइल है, तो ऑर्डर क्या आता है, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, यानी कि 2 1 3, क्योंकि इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट कर रही है। लेकिन अगर हम बड़ा, इससे बड़ा एल्काइल ग्रुप लेते हैं, अगर हम इथाइल लेते हैं, तो ऑर्डर आता है 2 3 1, राइट, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई डोमिनेट कर रहा है, इसलिए 3 डिग्री का ज्यादा हो जाएगा 1 से। अब याद कैसे करेंगे मैम इतनी सारी चीजें, देखो आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें याद कर रखनी है। गैसियस फेज में 3 to 1 है ना, जितना ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा बेसिक इफेक्ट। एक्वस में आपको याद रखना है कि 2 डिग्री का ज्यादा होगा। अब आपको क्या करना है, आपको इथाइल दिया है, मिथाइल दिया है, ये चेक करना है। इथाइल और मिथाइल में आपको दिख रहा है कि मिथाइल छोटा ग्रुप है, 2 को तो आगे रखेंगे, 1 और 3 को आप क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। 2 को आगे रखा, 2 नंबर है, तो 2 1 3 213 छोटा नंबर बन रहा है ना, 213 छोटा नंबर है, 231 बड़ा नंबर है। बड़ा ग्रुप बड़ा नंबर, छोटा ग्रुप छोटा नंबर। क्लियर हो गया। मिथाइल है तो 213 याद करना है, इथाइल है तो 231 याद करना है। अच्छा, अगर हम एरोमेटिक का अमोनिया के साथ कंपेयर करें कि एनिलीन ज्यादा बेसिक होगा या अमोनिया ज्यादा बेसिक होगा, तो बेटा अमोनिया ज्यादा बेसिक होगा। उसका रीजन क्या है कि ये जो एनिलीन है, इसमें ये जो बेंजीन रिंग है, ये इस इलेक्ट्रॉन को इधर अपनी तरफ खींच लेगा, रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे ये लोन पेयर, डीलोकेलाइजेशन हो जाएगा, लेस अवेलेबल होंगे डोनेट करने के लिए, इसीलिए क्या हो जाता है, इसकी बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट जो रिंग पर सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो क्या इफेक्ट डालते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बेसिसिटी को बढ़ाते हैं। ये बात हमने यहाँ पर भी की थी। जो एल्काइल ग्रुप होते हैं दैट आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एल्काइल ग्रुप हो गए, OCH3 हो गया, NH2 हो गया, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, बेसिसिटी को बढ़ा देंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिसिटी को घटा देंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिसिटी को घटा देंगे, जैसे NO2 CN, कोई हेलोजन लग जाए, राइट। 7th पॉइंट याद करेंगे बेसिसिटी के में, एक और फॉर्मूला, PKB इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बेसिसिटी, यानी कि अगर आपको किसी का PKB दे रखा है, PKB अगर ज्यादा है तो बेसिसिटी बेटा कम है, ये याद रखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 पॉइंट हमने बेसिक नेचर के पढ़े हैं, ये सातों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। अब केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। 4 केमिकल रिएक्शन है, बहुत ज्यादा नहीं है। देखो पहली रिएक्शन क्या है कि जब हम एमीन का एसिटाइलेशन करा दे बेसिक कंडीशन में, तो क्या हो जाएगा, C2H5 NHCO CH3 बन जाएगा।
HCl बाहर निकल जाएगा। यहाँ से जो एक, ये मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है ना, ये HCl की फॉर्म में निकल जाएगी जब हम बेसिक कंडीशन में रिएक्शन कराएंगे, और बाकी जुड़ के आपका एसिटाइलेशन हो जाएगा। RNH2, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एलिफेटिक एमीन है, ये एलिफेटिक है। एलिफेटिक एमीन HNO2 के साथ अलग तरीके से रिएक्शन करती है और एरोमेटिक अलग तरीके से करती है। एलिफेटिक एमीन HNO2 के साथ रिएक्ट करके ROH बनाती है, अल्कोहल बनाती है। कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपका एमीन होता है, ठीक है, जो आपका 1 डिग्री एमीन होता है, वो क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन करा के आइसोसाइनाइड बना देता है। KCl और H2O एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है। जो 1 डिग्री एमीन होता है, जब आप इसमें ये क्लोरोफॉर्म और KOH डालते हो तो एक फाउल स्मेल आती है, एक स्मेल आती है अजीब सी, ठीक है। तो वो कंफर्म करती है कि जो आपने कंपाउंड लिया है, जो आपने रिएक्शन कराई है, जो आपका रिएक्टेंट है वो कौन है, वो 1 डिग्री एमीन है। तो ये 1 डिग्री एमीन का बेटा टेस्ट है, टेस्ट है, डिस्टिंग्विश टेस्ट है। पहचान सकते हो, अगर आपको अमोनिया दे रखा है और 1 डिग्री एमीन दे रखा है, पहचान लोगे। तो वो क्या बनाएगा, 1 डिग्री एमीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाउल स्मेल आएगी आइसोसाइनाइड की, तो इसको कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट, हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन को। कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं एक रिएजेंट जिसका नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट। नाम याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, C6H5SO2Cl, ठीक है। C6H5SO2Cl क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट है। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन के साथ रिएक्ट करेगा। मतलब हम जब इसको रिएक्ट कराएंगे 3 डिग्री के साथ तो ये रिएक्ट ही नहीं करता। एक्चुअली ये रिएक्ट किस बेस पे कर रहा है कि ये यहाँ से हाइड्रोजन लेता है, इसका Cl और एमीन का हाइड्रोजन HCl की फॉर्म में निकल जाते हैं। तो अब 1 डिग्री एमीन के पास कितनी हाइड्रोजन होती है, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो आराम से HCl निकल जाएगा और ये जो बाकी जो कंपाउंड है वो जुड़कर प्रोडक्ट बना लेगा। इस प्रोडक्ट के अंदर अभी एक हाइड्रोजन बची हुई है, वो हाइड्रोजन एसिडिक होती है नेचर में, तो ये जो प्रोडक्ट है वो KOH में यानी कि स्ट्रॉन्ग एल्कली में सॉल्युबल होता है। लेकिन जो 2 डिग्री एमीन है उसके पास कितनी हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है। ये HCl तो निकाल देगा, ठीक है, प्रोडक्ट तो बना देगा, लेकिन अब दूसरी हाइड्रोजन नहीं बची ना, एसिडिक नेचर तो नहीं है अब इसका, तो बेटा ये इनसॉल्युबल होता है स्ट्रॉन्ग एल्कली के अंदर। 3 डिग्री एमीन में तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, जीरो हाइड्रोजन नहीं है, जीरो हाइड्रोजन है, सॉरी, जीरो हाइड्रोजन होने की वजह से ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता। तो इस तरह से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनिलीन। देखो, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो एरोमेटिक जो रिंग होती है उस पर होता है। तो रिंग वाली रिएक्शन देखते हैं। तो एनिलीन की जब हम रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, Br2 + H2O लिखा है अगर एरो पर, तो क्योंकि जो एनिलीन है, जो NH2 ग्रुप है, वो रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है, तो जो Br है, Br आते ही इसके पास NH2 क्या करेगा, इस Br को तीनों जगह पर भेजेगा, 3 जगह पर सब्स्टिट्यूशन करा देगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर 3 जगह पर होगा, तो बन जाएगा ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। तो आपको चाहिए अगर मोनो डेरिवेटिव इस केस में नहीं बन रहा है, जैसे आपने Br2 और H2O लिया तो ट्राई डेरिवेटिव बन गया, क्योंकि जो एनिलीन है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अगर हमें मोनो डेरिवेटिव चाहिए, हमें ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एनिलीन की रिएक्टिविटी को कम करना पड़ेगा। कैसे कम कर रहे हैं हम, पहले इसका कर रहे हैं प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, पहले एसिटाइलेशन कर देंगे। एसिटाइलेशन करेंगे तो NHCOCH3 लग जाएगा, मतलब बेंजीन पर क्या हुआ, यहाँ से HCl निकल गया, यहाँ से HCl निकल गया और COCH3 ग्रुप यहाँ का जुड़ गया, बन गया एसिटेनिलाइड। अब ये जो एसिटेनिलाइड है ये एनिलीन के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव होता है। तो अब इस पर जब हम Br2 की रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो आपको ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव मिल जाते हैं। पैरा हमने यहाँ पे, पैरा इज अ मेजर, तो पैरा पर आकर Br2 मिल जाएगा अब आपको। अब आप क्या करो, अब इस प्रोटेक्शन वाली चीज को हटा दो, या तो एसिड या बेस की रिएक्शन कराएंगे इस पर, तो आपको NH2 ग्रुप क्या है फिर से मिल जाएगा, रिएकर हो जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन मिल जाएगा यहाँ पे। अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ हम ये रिएक्शन कराते हैं, हम क्या कराते हैं, अब एनिलीन का नाइट्रेशन, हमने डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में नाइट्रेशन कराया,
तो हमें क्या मिलना चाहिए, ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव मिलना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे हमें मिक्सचर मिलेगा, हमें ऑर्थो भी मिलेगा, हमें पैरा भी मिलेगा, हमें मेटा भी मिलेगा। चलो ऑर्थो पैरा मेटा हमें मिला है, मान लिया मिल गया, तो हमें पता है कि जो पैरा है वो सबसे स्टेबल होता है ना। ऑर्थो मिल जाएगा और मेटा तो बनना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मेटा बन रहा है। अगर परसेंटेज चेक करें तो 51% हमें पैरा मिल रहा है। परसेंटेज याद रखनी है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये भी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीजें आप समझते हो। 51% पैरा मिल रहा है। मेटा की परसेंटेज देखो 47% है और जो ऑर्थो है वो 2% है। ऑर्थो से कहीं ज्यादा मेटा की परसेंटेज है। जबकि जो NH2 है वो कैसा ग्रुप होता है बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये। तो मेटा कैसे बन रहा है, जो नाइट्रेशन हो रहा है, जो डाइल्यूट HNO3 आप ले रहे हो, ये एसिड होता है। ये क्या करता है, NH2 के साथ रिएक्ट करके अमोनियम एनिलीनियम कैटायन बना देता है, और ये जो एनिलीनियम कैटायन होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। इसीलिए यहाँ पर हमें मेटा का इतना सारा अमाउंट मिला है, 47% मेटा मिला है, राइट। ये क्लियर हो गया कि क्यों हमें यहाँ पर मेटा का अमाउंट मिला है, क्योंकि जो एनिलीन है वो क्या बना रहा है, एनिलीनियम कंपाउंड बना रहा है, कैटायन बना रहा है, जो कि मेटा डायरेक्टिंग है इन एसिडिक नेचर। लेकिन अब यहाँ पे हमें ऑर्थो मेटा पैरा तीनों मिले, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सेपरेट करना पड़ेगा, है ना। एक और टास्क बढ़ गया। अगर मुझे केवल मोनो डेरिवेटिव बनाना है, मुझे केवल पैरा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इस एनिलीन की रिएक्टिविटी को फिर से कम कर देते हैं। उसके लिए हम इसका करते हैं प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन करने पर बनाते हैं एसीटेनिलाइड, और इसका नाइट्रेशन करेंगे HNO3 और H2SO4 से, तो पैरा आपको नाइट्रो मिल जाएगा। फिर इसका फर्दर आप एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करा दोगे तो आपको मिल गया पैरा नाइट्रो एनिलीन। मोनो डेरिवेटिव आप इस तरह से बना सकते हैं। मतलब मोनो डेरिवेटिव बनाने के लिए चाहे आपको ब्रोमिनेशन का बनाना है या नाइट्रेशन का, आपको पहले एनिलीन की रिएक्टिविटी को कम करना है, उसका प्रोटेक्शन करना है ग्रुप का, और फिर आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना है। सल्फोनेशन के केस में क्या होगा, सल्फोनेशन करेंगे, एसिड है, एसिड क्या करेगा, एनिलीनियम कैटायन बना देगा, या एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। इसको फिर हीट करेंगे हम 453 से 473 केल्विन पर, तो SO3H पैरा पर चला जाएगा, और ये हमें क्या मिल जाएगा, पैरा एनिलीन सल्फोनिक एसिड मिल जाएगा। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि जो एनिलीन है वो क्या करता है, वो एनहाइड्रस Cl के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देता है। ये सारा एनिलीन पड़ा, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है, बेंजीन के ऊपर N2Cl। मैंने भी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड आपको बताया। सॉल्ट में ये X नेगेटिव में Br भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, ठीक है। तो ArN2X इट इज अ जनरल फॉर्मूला। स्टेबल होता है ये एल्काइल के कंपैरिजन में। जो एराइल डायजोनियम सॉल्ट है, दिस इज क्या है ये, दिस इज वेरी स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस। फॉर्मेशन इसका कैसे होता है, जब एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ कराई जाती है, देखो NaNO2 और HCl ना इन situ HNO2 का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो अगर एरो पर HNO2 लिखा है तो भी यही रिएक्शन हो रही है। इस रिएक्शन का क्या नाम है, डाईएजोटाइजेशन। दूसरे कलर से लिखते हैं हम इसको यहाँ पे। इस रिएक्शन का नाम है डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन मतलब ये डाईएजो ग्रुप है ना, डाईएजो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो हम इसको क्या कहते हैं, डाईएजोटाइजेशन हो गया। तो डाईएजोटाइजेशन होगा, किस टेम्परेचर क्या रखेंगे, लो टेम्परेचर रखेंगे, तो N2Cl बन जाएगा, NaCl और H2O बाहर निकल जाएगा। ये एनिलीन के साथ रिएक्शन है। एनिलीन के साथ HNO2 अगर रिएक्शन कर रहा है एरोमेटिक एमीन के साथ, अगर एलिफेटिक के साथ रिएक्शन करेगा तो अल्कोहल बनाएगा, अभी बताया था मैंने आपको। तो एरोमेटिक एमीन ही क्या बनाएंगे, जो इनका डायजोनियम सॉल्ट होगा वही क्या होगा, स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं डायएजोटाइजेशन। क्या फायदा है डायजोनियम सॉल्ट बनाने का, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी जो सिंथेसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे कंपाउंड बना लेता है और कन्वर्जन में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको नाइट्रो ग्रुप मिल रहा है, अगर आपको एनिलीन मिल रहा है और आपको उससे ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, आपको बेंजीन बनानी है, आपको साइनोबेंजीन बनानी है, आपको नाइट्रोबेंजीन बनानी है, तो आप सब कुछ बना सकते हो। जी हाँ, इतना इंपॉर्टेंट है ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो एक बार आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड पर पहुंच गए, उससे आप कोई भी डिजायर्ड प्रोडक्ट बना सकते हो। इसीलिए सिंथेटिक केमिस्ट्री में ये बहुत ही हेल्पफुल है। देखिए क्या क्या रिएक्शन देता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन। अगर आप CuCl के साथ करा दो, कॉपर +1 स्टेट में है, +1 स्टेट में कॉपर है, मतलब आपने सॉल्ट लिया है कॉपर का, तो क्लोरोबेंजीन मिल जाएगी।
या फिर कॉपर पाउडर के साथ HCl की रिएक्शन करा दो तब भी आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगी। अगर आप कॉपर पाउडर ले रहे हो तो इस रिएक्शन का नाम होता है गैटरमैन रिएक्शन, प्रीवियस चैप्टर्स में करा चुकी हूँ। और अगर आप कॉपर सॉल्ट ले रहे हो तो इसका नाम होता है सैंडमेयर रिएक्शन। बस दिस इज द डिफरेंस, प्रोडक्ट सेम बनेगा। अगर आपने कॉपर पाउडर लिया है तो गैटरमैन रिएक्शन कहेंगे, कॉपर सॉल्ट लिया है +1 स्टेट में तो हम उसको सैंडमेयर कहेंगे। इसी तरह से ब्रोमोबेंजीन बना लेंगे, इसी तरह से साइनोबेंजीन बना लेंगे। आयोडोबेंजीन बनाने के लिए हमें कोई सॉल्ट लेने की जरूरत नहीं है, KI के साथ वार्म करेंगे आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए पहले हम HBF4 के साथ रिएक्शन कराएंगे और हीट करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। अगर हमें नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो पहले HBF4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, पहला रिएजेंट ये होगा, और फिर हम NaNO2 की रिएक्शन कराएंगे कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को अगर वाटर के साथ शेक किया जाता है, हल्के से वार्म वाटर के साथ शेक किया जाता है तो आपको फिनॉल मिल जाता है। और वहीं पर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को अगर इथाइल अल्कोहल के साथ या फिर H3PO2 याद रखेंगे, H3PO3 नहीं, H3PO2 अगर एरो पर लिखा है तो बेंजीन बन जाएगी। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से आप बेटा डाइफिनाइल भी बना सकते हो अगर इस पर आप बेंजीन और NaOH की रिएक्शन करा दो। तो देखा आपने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से हम कितने सारे कंपाउंड बना सकते हैं। तो ये हमने फटाफट से रिवीजन किया, अपने एनिलीन वाले चैप्टर का रिएक्शंस की बात कर ली, डिस्टिंग्विश टेस्ट की बात कर ली और डायजोनियम क्लोराइड के भी सारी रिएक्शन हमने रिवाइज कर ली। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को बेटा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए ऐसे ही और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।